Get ready, students, for hunt. The problem hunt. वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट। बच्चों, मैं आशीष आपका मैथ टीचर आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 द पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स को समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला टर्म है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बच्चों देखिए, इनमें से बहुत सारे टर्म्स से आप फेमिलियर होंगे, पहले से भी हो सकता है ऐसा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनसे आपका उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इन सब टर्म्स को थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और ये सब टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। पहला है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं? ऐसे कोई भी एक्सप्रेशंस जिनमें कुछ सिंबल्स, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ नंबर्स, कुछ वेरिएबल्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, ये सब कंबाइंड होते हैं, उन्हें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। इट मींस कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है नंबर्स, कांस्टेंट्स या फिर वेरिएबल्स, है ना, सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इन सभी का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, जैसे 2 एक कांस्टेंट है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। 2 इंटू एक्स, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, 4 प्लस 9, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर दो नंबर्स हैं और बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, लिटरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, लिटरल नंबर्स का मीनिंग वर्ड लेटर्स को, अल्फाबेटिकल लेटर्स को, ठीक है, जैसे एक्स, ए, बी, सी, डी, ऐसे ऐसे लेटर्स को हम कांस्टेंट नंबर्स के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3A, B, C, D, X, Y and etc. इट मीन्स कि बच्चों लिटरल नंबर्स मतलब जब भी हम कभी लेटर्स को, अल्फाबेटिकल लेटर्स को नंबर्स के जगह पे यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कहते हैं लिटरल नंबर्स। ठीक है बच्चों। थर्ड टॉपिक देखिए, कांस्टेंट। आप जानते हैं वैसी वैल्यूज, मैथमेटिक्स में वैसी वैल्यूज जो कि वेरिएबल नहीं होती हैं, यानी कि जो कि चेंजेबल नहीं होती हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यूज हम कांस्टेंट समझते हैं, जो कभी बदलते नहीं है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, सारे नंबर्स कांस्टेंट हो जाएंगे और लिटरल नंबर्स भी क्या होंगे? कांस्टेंट ही होंगे, क्योंकि उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को देखिए, पॉइंट को, वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स में वैसी सारी क्वांटिटीज, वैसी कोई भी क्वांटिटीज जो हमारे लिए अननोन होती है या जो टाइम के साथ वो हमेशा वेरी करते रहती है, चेंजेबल क्वांटिटीज हम कह सकते हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम बहुत सारे लेटर्स का यूज कर देते हैं कभी कभी, जैसे एक्स, वाई, जी, ईटीसी। अब आते हैं बच्चों ऑपरेशंस में। मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस क्या है? तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हम बचपन से ही फैमिलियर है जिनके साथ में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंटेशन, ये सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। 6th पॉइंट है पार्ट्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, टर्म्स कहते हैं बच्चों। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स से समझिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। मैं यहां पर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखता हूं, आप देखिए उनके पार्ट्स को क्या कहते हैं। बच्चों देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है।
जिसमें आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पार्ट्स कितने हैं, तो यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, एक 3x और एक 9। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको समझ के रखना है कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ऐसे दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जो पार्ट्स को सेपरेट करते हैं, जो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। और किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के प्रत्येक पार्ट को, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ टर्म, उसे हम टर्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स आ गए, दो टर्म्स, एक टर्म है 3x और एक टर्म है 9। और पूरे हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं इसे दूसरी तरह से कि इस पूरे एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, ठीक है, या फिर दो पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स और टर्म्स सिनोनिम्स हो गए, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, और देखिए कुछ आपका डाउट क्लियर होगा। 4xy, अब बच्चों बताइए यहाँ पर कितने टर्म्स है, बताइए इस एग्जांपल में देखिए कितने टर्म्स हैं। तो बहुत सारे छोटे बच्चों से, 10th के बच्चों से, 9th के बच्चों से जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनसे जब क्वेश्चन करता हूँ इस क्वेश्चन के अबाउट, तो इस तरह के एग्जांपल्स से रिलेटेड, तो उनका जवाब होता है सर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, एक 4, एक x और एक y, जो कि एक मिसकंसेप्शन है बच्चों, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। कैसे? तो बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट करने के लिए सिर्फ दो ही ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर किसी भी लेटर या नंबर के बीच में कहीं पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि टर्म्स को सेपरेट सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म हो गया। अब यहीं पर अगर इसको हम इस तरह से लिखते 4 + x + y, आप देख सकते हैं, और या फिर लिख देते 4 - x + y, ऐसा कुछ भी लिखते, तो यहाँ पर देखिए ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इसे क्या बना दे रहा था, 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन बना रहा था बच्चों। 3 टर्म, एक 4, एक x और एक y। देखिए यहाँ पर ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो बच्चों आप अच्छे समझ गए होंगे पार्ट्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, यानी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पार्ट क्या होता है। पार्ट मींस उसके टर्म्स, और जिसको कौन सेपरेट करता है, एडिशन का ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। तो बच्चों हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम कोई भी एक वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिले। फिर से मैं बता देता हूं, वैसा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल हो जो कि कुछ कांस्टेंट्स के साथ में कंबाइंड हो। किसके यूज करके? कॉम्बिनेशन किसका यूज करके किया जाता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू अगर कोई कुछ वेरिएबल्स, एटलीस्ट 1 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स के साथ में या अदर एंटिटीज के साथ में आपस में कंबाइंड होते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम। देखिए बच्चों, एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से है, यहाँ पर एक वेरिएबल है x, ठीक है, उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है 3, ठीक, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हम देख रहे हैं एडिशन का, जो उसके साथ एक कांस्टेंट 4 को ऐड कर रहा है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, x², 3x²। यहाँ पर देखिए 3 एक कांस्टेंट है, ठीक है, x एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का एक्सपोनेंटेशन हुआ है, यानी उस पे एक्सपोनेंट या पावर चढ़ा हुआ है। कितना पावर चढ़ा हुआ है? पावर 2। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह के आप कई सारे जितने चाहे उतने एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बच्चों,
उम्मीद करता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और ये जो बेसिक टर्म्स मैंने अभी आपको समझा है वो आप याद रखे होंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। कोफिशिएंट क्या होता है? तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख रखी है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी पर्टिकुलर टर्म के वेरिएबल का जो फैक्टर होता है, ध्यान समझिएगा, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के यानी किसी भी एक्सप्रेशन के, है ना, वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, ठीक है, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं उस टर्म का। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए आप यहां पर अच्छे से एग्जांपल समझेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए मैंने यहाँ पर एक 3 टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। 3x स्क्वायर ये पूरा एक टर्म हो गया, माइनस 4x में ये 4x पूरा दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म 5। ठीक है, इन 3 टर्म्स में से मैंने अभी क्या कहा, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ना। तो कोफिशिएंट क्या है, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स के न्यूमेरिकल फैक्टर। तो जो अगर कोई आपसे पूछता है x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब फैक्टर मींस मल्टीप्लाइड नंबर जो आपको उस टर्म में मल्टीप्लाइड दिखेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए x का कोफिशिएंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो इस पूरे टर्म का यानी कि इस वेरिएबल का फैक्टर हो, जिसका फैक्टर कौन है, -4 है, -4। ठीक है बच्चों, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -4। आप साइन के साथ इसको लीजिएगा, याद रखिएगा, हम साइन के साथ इसको लेते हैं। दूसरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ, दूसरा वेरिएबल कौन है, एक वेरिएबल था x और दूसरा वेरिएबल है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखिए क्या उससे मल्टीप्लाइड है, यानी इस पूरे टर्म का फैक्टर कौन है, इस x स्क्वायर का फैक्टर कौन है, 3। ठीक है, जो उससे मल्टीप्लाइड है। तो बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया, 3। और आप पूछ सकते हैं फिर सर 5 क्या है, तो 5 जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, एक सिंपल नंबर है, उसे हम कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं। तो 5 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। बच्चों आपको लग सकता है कि सर ये आप ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब तो हमने पहले से पढ़ रखा है। बच्चों मैं मानता हूं कि ये सब कुछ बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीजें हैं, लेकिन इन एलिमेंट्री चीजों से आपके कॉन्सेप्ट में बड़ा असर पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। इसलिए फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा कि मैं हर क्लासेस में कहता हूं, आप 10th क्लास के बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप 2 कॉपी बना करके बैठिए प्लीज। जब भी आप वीडियो देखने बैठिए, कभी भी वीडियो को ऐसे मतलब मजाक में मत देखिए। आप जब भी किसी भी तरह का एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो आप हमेशा सीरियसली नोट्स बनाने की एक आदत डालिए, जो कि अभी के बच्चों में बहुत कम होती जा रही है। वो नोट मेकिंग बहुत कम करने लगे हैं ना, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं अभी आजकल के बच्चों। तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हड़बड़ी में इन तरह की चीजों को मत देखिए। एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैं आपको ऐसे यूनिक क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो आपको बुक्स में भी नहीं देखने को मिलते होंगे। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस से कहीं ऊपर एडवांस मैथ समझकर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको मैथ्स को बहुत एडवांस लेवल पर कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा मैथ को। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और जब भी क्लास में बैठिए बच्चों 2 कॉपी लेकर के बैठिएगा। एक आपका थ्योरेटिकल नोट कॉपी होगा जिसमें यहाँ पर दिखाया गया सारे डेफिनेशन टर्म्स है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टाइप वाइज क्वेश्चंस में कराऊंगा वो सब आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी कॉपी आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कॉपी होनी चाहिए, जो मैं होमवर्क्स दूंगा यहाँ पर वीडियोस में, मैं हर क्लास के एंड में होमवर्क दूंगा। आप उन होमवर्क्स को घर में खुद से ट्राई कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे होमवर्क से रिगार्डिंग आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं हमारा अगला पॉइंट है पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर के नेम को सबसे पहले समझते हैं, उसके डेफिनेशन को समझते हैं कि पॉलिनोमियल का होता क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये देखिए एक आपको लंबा चौड़ा फॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से
देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूँ, इसमें बड़ा कंफ्यूजन बच्चे सोचते हैं क्या लिख दिया आपने। A0, A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। यहाँ पर n टर्म्स तक जा रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब टर्म समझ रहे हैं ना, टर्म्स कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, टर्म्स को कैसे हम लोग बांटते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो देखिए पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है ना, बीच में एडिशन उसको सेपरेट कर रहा है, ऐसे करते करते एंड सो ऑन। एंड ये कहां तक जा रहे हैं, nth टर्म तक जा रहे हैं, है ना। देखिए टर्म तो टोटल n+1 हो जाएंगे, क्योंकि वहां हम 0 से शुरू किया ना, 1 से शुरू करके n तक जाते हैं तो n टर्म होता है, 0 से शुरू किया तो n+1 टर्म। खैर उनसे कोई मतलब नहीं है। हर टर्म का a जो दिख रहा है, A0, A1, A2, A3, ये टर्म नंबर 1 या टर्म नंबर 0 या टर्म नंबर 3 है ना, उसके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स के, किसी भी टर्म में मौजूद वेरिएबल्स के फैक्टर्स होते हैं। ये वेरिएबल अगर x³ है तो इसका जो फैक्टर है A3, वो कोफिशिएंट हो गया इस पूरे टर्म का। इस टर्म का कोफिशिएंट A2। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। कोफिशिएंट में से क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, किसके, किसी भी टर्म में मौजूद वेरिएबल के। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, और जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं हर टर्म में a जो है, A1, A2, A3, ये कांस्टेंट टर्म्स को, कांस्टेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपने अपने टर्म के वेरिएबल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे हैं। ठीक, तो पॉलिनोमियल एक तरह का खास तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स पर कभी भी फ्रैक्शनल पावर्स और नेगेटिव पावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ होल नंबर पावर होता है। देखिए आप यहाँ पर होल नंबर पावर बोलिए सर, होल नंबर पावर तो 0 से शुरू होता है। हम कहीं पर यहाँ पर वेरिएबल, यानी कि हमारा वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x। ठीक है, x², x³, x⁴n एंड सो ऑन, है ना, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, यानी हमारा वेरिएबल किसके रूप में दिख रहा है, किसके टर्म में दिख रहा है, x के टर्म में। इसीलिए जब हम पॉलिनोमियल का नेमिंग करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, है ना, तो p एक पॉलिनोमियल है जो किसके रूप में है, किसके टर्म में है, तो x के टर्म में, इसीलिए इसे p ब्रैकेट x लिखा जाता है, और इक्वल टू हम यहाँ क्या कर देते हैं, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि p इज द नेम ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, p एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक, जिसमें वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल को हम यहाँ बॉक्स में ऐसे करके दिखा देते हैं। अगर ये y के टर्म में लिखा रहता तो यहाँ py लिख देते। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। ठीक है, जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन है 3y² + 2y + 3, इस तरह करके कोई एक्सप्रेशन है, तो हम इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं f(p), जो मन करे आप उस तरह लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो p के टर्म में लिखते हैं p इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल कैन बी p, जो किसके टर्म में है, y के टर्म में, तो इसको हम इसीलिए ऐसे लिखते हैं py = दिस, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप p की जगह पर f कुछ भी ले सकते हैं, x कुछ भी ले सकते हैं, जो याद रखे वो वैल्यू मत लीजिएगा जो वेरिएबल यहाँ पर रहे, बस, नहीं तो कंफ्यूज होइएगा, है ना। यहाँ पर अगर वेरिएबल y के रूप में है तो आप यहाँ नाम को y नहीं ले सकते हैं, बाकी कोई भी लेटर को आप यूज कर सकते हैं उसके नाम के रूप में, लेकिन ये सिर्फ नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्रैकेट में जो आ रहा है यहाँ पर इस पैरेंथेसिस में जो आपको देखने को मिल रहा है वैल्यू, ये वैल्यू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। वो जो px लिखा हुआ है, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल और x इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। आपके डिग्री क्या है, सेकंड नंबर में आते हैं, डिग्री, व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे पावर्स हैं ना, इस पूरे पॉलिनोमियल में x का पावर 0 भी है, x का पावर 1 भी है, एक टर्म में किसी टर्म में x का पावर 2 भी है, किसी टर्म में x का पावर 3 भी है, और हम कहाँ तक जा रहे हैं, x का पावर n तक जा रहे हैं ना। तो जहां पर रुक रहे हैं ऐसा नहीं सोचना कि बस वही, वैसा कुछ नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो लार्जेस्ट पावर कौन सी है, तो लार्जेस्ट पावर यहाँ क्या दिख रही है, x का पावर n। तो ये जो x का पावर n है, ठीक है, जो n हो गया सबसे हाईएस्ट पावर जो दिख रहा है आपको, तो हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज लिखा है an not equal to 0। तो अब अगर हमें इस पॉलिनोमियल को, ठीक है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल बोलना है,
ठीक है, यानी डिग्री को अगर n करना है तो n का कॉफिशिएंट x टू दी पावर n का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका कॉफिशिएंट x टू दी पावर n का कॉफिशिएंट ये वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर इसकी डिग्री n नहीं रह जाएगी, तो हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वायलेट हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आप देख सकते हैं एग्जांपल में यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल होने की सारी शर्तों को पूरा करता है? तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें वेरिएबल्स पर पावर होल नंबर होने चाहिए, तो दिख रहे हैं पावर, कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं दिखना चाहिए आपको, पावर फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ कोई पावर ना तो नेगेटिव नंबर है और ना ही फ्रैक्शन है, यानी एक होल नंबर में पावर दिख रहे हैं सब, ठीक है। पहला शर्त पूरा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, x टू दी पावर 3। तो यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है बच्चों, 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। इसकी डिग्री 3 हो रही है। अब मैंने जो थोड़ी देर पहले अभी कहा था आपको कि x टू दी पावर n, अगर हम nth डिग्री बोल रहे हैं, अगर किसी एक्सप्रेशन में हम डिग्री को n बोल रहे हैं तो इसका कॉफिशिएंट जो है, जो भी इसके नंबर सामने में फैक्टर होगा इसका, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हम 3 के जगह पे 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री अब 3 रह जाएगी? नहीं रह जाएगी बच्चों। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके पूरे टर्म को क्या बना देता है, 0 बना देता है, ये पूरा टर्म ही गायब हो गया। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये टर्म ही नहीं बचा, अब बचे ये 3 टर्म, तो अब डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बच्चों कभी भी हाईएस्ट डिग्री वाले जो वेरिएबल होगा उसका कॉफिशिएंट कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर उसका कॉफिशिएंट 0 हो गया तो हाईएस्ट डिग्री खुद खत्म हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो डिग्री हाईएस्ट नहीं रह जाएगी, डिग्री घट, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल को कुछ उनके डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। डिग्री मीन्स फिर से वही वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जरा इस देखिए, यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल्स को 1 2 3 4 और भी भाग में बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस 4 बेसिक टाइप्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, देखिए 1, लीनियर मीन्स 1, ठीक है। लीनियर का मतलब ही होता है 1 डिग्री एक्सप्रेशन, तो 1 डिग्री का एक्सप्रेशन होगा, डिग्री यानी 1 होगा। डिग्री 1 होगा मीन्स वेरिएबल यानी एक्स वाई जो भी वेरिएबल हो, अननोन क्वांटिटी, उसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ जनरल फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ax प्लस माइनस बी, ठीक। जहां पर ये देखिए हर एक्सप्रेशन आप देखे होंगे a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी देखिए a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, ए देखिए यहाँ लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 0 हर एक्सप्रेशन में क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर a ही 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा और वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर था, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है a और मैक्सिमम a 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म खत्म होने से एक्सप्रेशन का पूरा जो नाम है वो पूरी तरह से मिट जाएगा वो, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन में डिग्री 1 होता है, उसका जनरल फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 3x प्लस 4, 4x माइनस 9। अब वही है ना, ये x का कोफिशिएंट यहाँ 3 की जगह 0 हो जाए, अगर 3 की जगह x का कोफिशिएंट 0 हो गया तो पूरा का पूरा ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तब ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर बचेगा, तब उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल में एटलीस्ट हमें लीनियर होने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिस पर पावर 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर। तो उस टर्म में मैक्सिमम पावर 1 वाला टर्म ही चला जाएगा, ठीक है, अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए, ठीक है। दूसरी तरह का एग्जांपल देखिए, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 हो। वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर को ही डिग्री कहते हैं, है ना। तो बार बार मैं इसे नहीं बताऊंगा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब से मैं वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर की जगह पर सिर्फ एक शॉर्ट वर्ड यूज करूंगा, डिग्री, ठीक है, जो कि उसका डेफिनेशन वही होता है।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, डिग्री 2 है मींस आप देख सकते हैं उसका जनरल फार्मूला कैसा दिख रहा है, इस तरह से। अब फिर से यहाँ भी वही बात, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो a है अगर वो 0 हो जाए तो आप देखिए फिर वो लीनियर बन जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रह नहीं जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक रहने के लिए x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम पावर 2 का कॉफिशिएंट अगर 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा और वो फिर लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा। यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार रिवीजन करा देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ भी वही होगा, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 3 होगा, डिग्री 3। डिग्री 4 को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो नाम को अच्छे से याद रखिएगा। 1 डिग्री एक्सप्रेशंस को लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्यूबिक और 4 डिग्री को बाई क्वाड्रेटिक। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है बच्चों। देखिए सपोज दैट कि px इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल में लेता हूं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर हमारा पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है। पॉलिनोमियल p इन टर्म्स ऑफ x, जिसका ये रहा उसका एक्सपेंशन, ठीक है, px का यही मतलब है, ठीक। तो अब यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि वैल्यू क्या होगी x के अलग अलग वैल्यूज पर, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है। तो बोलेगा एट फाइंड, आपको क्वेश्चन में इस तरह का फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू एनी नंबर, किसी भी नंबर पे दे सकता है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, x इक्वल टू 1। तो सपोज दैट x इक्वल टू 1 के लिए इसका मतलब कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू हमें x लेनी है, ठीक है बच्चों। तो एक्सप्रेशन में जहां जहां हमारा वेरिएबल है x, वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमारा p1 का वैल्यू क्या आया 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, इसको पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल p, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज 3, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पर। बच्चों जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ही कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अगला टॉपिक, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जीरोज को हम एक और टर्म से यूज कर सकते हैं, आगे क्लासेस में हम करेंगे। रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज को हम रूट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम जीरोज को सिर्फ जीरोज ही बोलेंगे, ठीक है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की वैसी रियल वैल्यू, ठीक है, वैसा रियल नंबर, ठीक है, जिसे हम उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए। फिर से समझ लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल की वो कांस्टेंट रियल वैल्यू जिसे हम उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, उसे हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 कर देने वाला कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जिसको पुट कर दें एक्सप्रेशन में तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक, जरा यहाँ देखिए एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, छोटा सा एग्जांपल है। एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिया है, देखिए px इक्वल टू 3x प्लस 4। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x का वैल्यू -4/3 रखता हूं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर px इक्वल्स टू 3x प्लस 4 है और x के जगह पर मैं रख देता हूं -3/4, तो p -3/4 पर क्या होगा, है ना, -3/4 पे कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे पॉलिनोमियल की। तो देखिए 3 इंटू -3/4 प्लस 4, सॉरी -3/4 नहीं, -4/3 है, -4/3,
3 कैंसिल आउट हो गया, -4 + 4 वाट 0। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x + 4, इस पॉलिनोमियल ने, इस पूरे पॉलिनोमियल ने, ठीक है, x इक्वल्स टू -4/3 पर x की इस वैल्यू पर कौन सा वैल्यू एक्वायर कर लिया, कौन सा वैल्यू आउटपुट दिया, तो कौन सा वैल्यू आउटपुट दिया, 0। ठीक है, तो फिर से वही कि इस वैल्यू ने, -4/3 ने इस पॉलिनोमियल के पूरे एक्सप्रेशन को क्या, किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। इसलिए दिस वैल्यू x इक्वल्स टू -4/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस px पॉलिनोमियल का ये वैल्यू जो हो गया x इक्वल्स टू -4/3 0 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप 0 किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस निकल सकते हैं, हाउ मेनी जीरोस कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना, फ्रॉम अ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कंक्लूजन लिखा है। पहला तो डेफिनेशन हो गया कि द रियल नंबर k, देखिए डेफिनेशन में पढ़ देता हूं, k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल्स टू 0। वही बात है जो मैंने बताई आपको। ठीक है, कि किसी भी कोई भी रियल वैल्यू k, है ना, जो p x के जगह पर पुट कर देने पर पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के लिए टोटल अधिक से अधिक कितने जीरो हो सकते हैं, तो वो बराबर होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी किसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देने वाले कितने वैल्यूज हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां पर तो हमने सिर्फ एक ही वैल्यू देखा, है ना, x का एक ही वैल्यू दिखा हमें, -4/3, जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। तो क्या सभी पॉलिनोमियल्स में सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मिलेंगे जो पॉलिनोमियल को 0 करता हो, या एक से ज्यादा वैल्यू भी पॉलिनोमियल को 0 करने वाले मिल सकते हैं। कितने वैल्यूज हमें मिल सकते हैं, यानी कितने जीरोस हमें मिल सकते हैं जो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, उसका देखिए सीधा फॉर्मूला, सीधा मीनिंग है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जितनी होगी, ठीक है, उसके जीरोस भी उतने ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अधिक से अधिक उसके 2 जीरोस हो सकते हैं, यानी 2 आपको ऐसे वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, जो उसे 0 के बराबर कर देते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी हुई, 3। तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल अगर आपके पास है ना, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें आपको अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 3। इसी तरह से जितनी डिग्री होगी आपको अधिक से अधिक उतने ही जीरोस मिल सकते हैं। तो यहाँ मैंने कंक्लूड कर दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट मींस बच्चों अधिक से अधिक, है ना, मैक्सिमम, इसका एटमोस्ट का ही मतलब होता है। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 1 जीरो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 2 जीरोस, a cubic polynomial has at most 3 zero, and so on. A polynomial of degree n, है ना, have at most n zeros, यानी जितनी डिग्री हुई उतनी जीरो होंगे। ठीक है बच्चों, हम अब जीरो से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि ग्राफ में, या जब हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसमें हम जीरोस को कैसे ढूंढ सकते हैं। ग्राफ्स के हेल्प से हम जीरोस की संख्या को, यानी उसके नंबर को कैसे काउंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत कम बच्चे इसे समझते होंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं इसे आप जरूर समझे, बहुत ही कम बच्चे इसे समझते हैं। ठीक है बच्चों, हम मूव करते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, हमारा ये टॉपिक है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। अगर हम पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को देखें तो क्या ग्राफ को देख करके जीरोस के नंबर को, संख्या को बता सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उसकी डिग्री को देख करके बता सकते हैं भाई कि इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। लेकिन क्या आप हर पॉलिनोमियल का ग्राफ ट्रेस करना जानते हैं? अभी तो आप 10th क्लास में, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप ग्राफ देख करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं।
टोटल जीरोस को काउंट कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, इसीलिए ध्यान से इसे देखिएगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। फिर से इसका यूज कब होगा, अगर आपको पॉलिनोमियल का टाइप नहीं पता है, काइंड नहीं पता है, सिर्फ कोई सा ग्राफ आपको दे दिया गया है, आप नहीं जानते वो किस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किस तरह का है, लीनियर है, यू डोंट नो। If you don't know the nature of polynomial, the degree of polynomial, you have to judge it on the basis of graph, its graph. ठीक है, अगर आपको सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, how can you say, how can you calculate the maximum number of zeros, तो वही हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है कि geometrically the zeros of a polynomial px are precisely x कोऑर्डिनेट, यहां से मेन पॉइंट है, देखिए बच्चों x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है, यानी कि एब्सिसा, किसी पॉइंट, एक पॉइंट के 2 डायमेंशंस में कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, हम 2 कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं ना, x y, इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं, 9th में आपने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा, तो मैं इसे आगे क्लियर कर दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन में, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए किसी भी पॉइंट के यहाँ पर 2 डायमेंशन में अगर हमने कोई पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर, एक ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर जो भी जितने भी कोई भी पॉइंट हम इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखेंगे तो उसके पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, एक x वैल्यू उसका और एक y वैल्यू। x वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्सिसा, y वैल्यू को हम ऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, यानी एब्सिसा, where the graph y equal to px intersect the x axis। आपको यही देखना है कि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेगा, ठीक है बच्चों, उतने ही उसके जीरोस होंगे। चलिए इसको कुछ हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, इस तरह का कोई क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए ग्राफ आपको दिया हुआ है, बच्चों देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है आपको। इसी तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है और आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि ये किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आपको उससे नहीं मतलब, पॉलिनोमियल से कोई मतलब नहीं, बस ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, देखिए बच्चों, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा है और कहीं काटता हुआ दिख नहीं रहा है, देखिए ऊपर नीचे चला गया है ना, तो ये इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ के लिए टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरा एग्जांपल, चलने का बना रहा है। देखिए बच्चों, आप यहां देख सकते हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काट रहा है, 2 जगह पर। देखिए एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जिस भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, उसके जीरोस कितने होंगे, 2, यानी 2 जीरोस हमें मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ 2। यहां हमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले, 2। एक और ग्राफ बनाता हूं, इस कंडीशन के लिए देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ को, है ना, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे ग्राफ टच कर रहा है, तो यहाँ पर कितने जीरोस मिलेंगे,
1। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसे भी देख लीजिए। ये देखिए, ग्राफ ऐसा हो या ऐसा हो। देखिए बच्चों, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, बड़ा अजीब है। ये कैसा हो गया भाई? सर आपने कहा था कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे टच करेगा उतने जीरोज हो जाएंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, है ना। और यहाँ पर तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो बच्चों जब हम जीरोज की बात करते हैं ना, तो हम रियल जीरोज की बात करते हैं। रियल जीरोज यानी रियल नंबर्स। ठीक है, जो भी जीरोज हम काउंट कर रहे हैं वो रियल नंबर तभी होंगे जब वो एक्स एक्सिस को एक या कम से कम एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को, इस रियल एक्सिस को, रियल कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यहाँ पर हमने रियल नंबर लाइंस ड्रॉ किया ना, एक्स एक्सिस भी एक रियल नंबर लाइन है, वाई एक्सिस भी एक रियल नंबर लाइन है, और अगर रियल नंबर लाइन से बनाए हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स एक्सिस को अगर कोई ग्राफ किसी पॉइंट पर टच नहीं करता है, देखिए किसी पॉइंट पर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस पूरे जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है वो उस पॉलिनोमियल के एक भी रियल जीरोज नहीं है, नो जीरोज एट ऑल। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ग्राफ ऊपर वाला भी देखिए, नीचे वाला भी देखिए, एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है। तो अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब उसके कोई भी जीरोज नहीं है, नो जीरोज फॉर दिस पॉलिनोमियल। इन दिस केस नो रियल जीरोज, नो जीरोज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नो रियल जीरोज, रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे जीरोज के रूप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि ग्राफिकली जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही उसके जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ पर एक और कंक्लूजन मिला, अगर कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके एक जीरोज होंगे। यहाँ पर देखिए ग्राफ ने 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो 2 जीरोज, है ना। और सो ऑन, अगर उससे ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उससे ज्यादा जीरोज बनेंगे, 2 से भी ज्यादा जीरोज हो सकते हैं, 3 जीरो 4 जीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट, अगर कोई ग्राफ, है ना, अगर कोई ग्राफ या कोई फिगर एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, कहीं नहीं टच कर रहा है, एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है ना। ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि उस पॉलिनोमियल के लिए, जिसका भी ये ग्राफ है, उस पॉलिनोमियल के लिए कोई भी रियल वैल्यू ऑफ जीरोज आर नॉट पॉसिबल, नो एनी रियल वैल्यू ऑफ जीरोज आर पॉसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? समझ गए बच्चे? उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक को आप अच्छे से समझोगे, इसे नोट भी कर लीजिए आप अच्छे से, बहुत काम देगा आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये 3 फिगर्स जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3, इन्हें पैराबोला कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को पैराबोला, ये यू शेप जो आपको दिख रहा है, इस तरह के ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी वही ax² + bx + c, इस तरह के पॉलिनोमियल जो होते हैं ये पैराबोलास के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी यू शेप के ग्राफ्स के रूप में। यू शेप के जो ग्राफ्स दिखेंगे, है ना, कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकते हैं, है ना, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, तो इन्हें पैराबोला कहते हैं और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं। ठीक है बच्चों, आप ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ गए। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास का सभी कुछ अच्छे समझ में आ गया हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेसिक सारे कॉन्सेप्ट यही थे पॉलिनोमियल रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में प्रॉब्लम से डील करेंगे। बच्चों फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप प्रॉब्लम क्लास में आइए या थ्योरी क्लास में, आप कॉपी लेकर जरूर बैठिए। जब भी वीडियो देखने बैठिए कॉपी लेकर बैठिए। हर क्लास के एंड में मैं होमवर्क्स दूंगा, आप उन होमवर्क्स को अच्छे से कीजिएगा। जो नहीं होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.